Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of disadvantages of cooperative enterprise. आज के टॉपिक में हम कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सोसाइटी के वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट को अर्न करना इसका बेसिक पर्पस नहीं होता है। इसका बेसिक पर्पस है सोसाइटी के वीकर सेक्शन की हेल्प करना और ऐसे पर्सन्स को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करना जिससे कि इनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से ऐड किया जा सके। तो इनके एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में इस बिहाफ पर। जैसे इसको फॉर्म करना बहुत आसान होता है, इसकी मेंबरशिप ओपन होती है, यहाँ डेमोक्रेटिक पैटर्न पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को रन किया जाता है, या फिर यहाँ जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ ऑपरेशंस को इकोनॉमिक वे में परफॉर्म किया जाता है जिससे कंज्यूमर्स को कम से कम रेट पर और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जा सके। इसके साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम तक होती है। ये नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म किए जाते हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इनके सर्विस मोटिव को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारे जो बेनिफिट्स थे दैट वर इन डिफरेंस ऑफ द कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। तो इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद भी क्या वो रीजन्स हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उस पर्टिकुलर वे में ग्रोथ अचीव नहीं कर पाई हैं जिसको इन्हें अचीव कर लेना चाहिए। तो इनकी स्लो ग्रोथ रेट के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। द फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ द लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं तो वो ओपन मेंबरशिप के साथ में फॉर्म होती है, लेकिन उसमें जो मेंबर्स ऐड होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल नहीं होती है और अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये एक ह्यूज अमाउंट को रेज करने में कैपेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जो भी इनके पास मेंबर्स अवेलेबल होते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और ये केवल लोकल एरियाज में ऑपरेट करती हैं। और हम जब मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करते हैं तो मेंबर्स की लायबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और यहाँ हम एक लिमिट ये हमारे पास ये होती है कि हम यहाँ सोसाइटी के रिचेस्ट पर्सन को अपने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास सोसाइटी के वीकर या एवरेज इनकम पर्सन्स अवेलेबल होते हैं और उनके बिहाफ पर हम ह्यूज कैपिटल को रेज नहीं कर सकते अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये इसकी एक फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी, दैट इज द लिमिटेड साइज। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। कोऑपरेशन के प्रिंसिपल को आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर बिग कंपनीज में आप सोसाइटीज को फॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद ये फेल हो जाएंगी, क्योंकि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है या जो लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। ये केवल लिमिटेड साइज में रहते हुए अपने सर्विस मोटिव को कंप्लीट कर सकती हैं। अगर लार्ज स्केल पर इनको फोकस किया जाता है तो इस सर्विस मोटिव को फुलफिल करने में ये कंपनीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। ये भी इनके साथ में एक बहुत बड़ी कमी है। क्लियर। थर्ड पॉइंट इज वीक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है इसका, बहुत वीक होता है, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटीज मे बी कैरीड बाय द मेंबर्स इटसेल्फ, क्योंकि जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके बिहाफ पर ही इसके मैनेजमेंट को रन किया जाता है। पर्पस क्या है, पर्पस है कॉस्ट को कम से कम रखना। अब कॉस्ट को कम से कम रखना है तो यहां पर एफिशिएंट स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल मैनेजर को प्लेस नहीं दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को फॉलो करने के लिए, बल्कि जो मेंबर्स होते हैं वही इसकी वर्किंग को फॉलो करते हैं। अब क्योंकि स्पेशलाइज्ड पर्सन्स अवेलेबल नहीं है तो एफिशिएंट वे में ऑपरेशंस को रन नहीं किया जा सकता।
क्योंकि होगा क्या, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो इन पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स को सैलरी पे करने की पोजीशन में नहीं होती हैं, और जो इनके मेंबर्स होते हैं उनके पास भी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग को कंप्लीट वे में और एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर सके। तो इससे क्या होता है, जो मेंबर्स के इंटरेस्ट में आपको वर्क करना होता है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर वे में एक्टिविटीज को मैनेज करने में मेंबर्स कैपेबल नहीं होते हैं। ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट वन इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स एंड लीडरशिप। सबसे बड़ी बात है कि यहां सेल्फलेस वर्कर्स नहीं होते हैं और लीडरशिप का अभाव होता है। जहां आपके पास सेल्फलेस वर्कर्स अवेलेबल होंगे और लीडरशिप क्वालिटी होगी अगर लीड करने वाले पर्सन में, तो सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। लेकिन यहां पर इस बात की कमी होती है, यहां काम करने को लेकर कोई झील नहीं होती है, क्योंकि सोसाइटी का वीकर सेक्शन है या एवरेज इनकम पर्सन है, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने में ही उलझा रहता है। सबसे पहले उसे ये पॉइंट रहता है कि किसी तरह से वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करे, क्योंकि उसकी एक पॉइंट ये भी रहता है कि ही इज नॉट टू मच एजुकेटेड। तो प्रॉपरली एजुकेशन ना होने की वजह से उसके अंदर एक वर्क को लेकर एक्साइटेडनेस नहीं होती है और ना ही उसके पास वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जिसके बेसिस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्टिविटीज को या उसके वर्क को एफिशिएंट वे में फॉलो किया जा सके। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। नेक्स्ट वन इज द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन और पर्सनल अटैचमेंट। मोटिवेशन की कमी होती है और साथ में ये अपने आप को पर्सनली अटैच फील नहीं करते हैं। इन्हें लगता है कि इनके सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया गया है, इनका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपने आप को पर्सनली अटैच नहीं करते हैं। वर्क और रिवॉर्ड के बीच में कोई एक डायरेक्ट लिंक भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या कर रही है, सोसाइटीज कम रेट पर बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही हैं। तो इसी वजह से जो बंदे इनसे अटैच होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं इनके, वो अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी से पर्सनली अटैच नहीं कर पाते हैं। एक एंथुसियाज्म नहीं होता है इनके अंदर, एक मोटिवेशन नहीं होता है, और इस पर्टिकुलर मोटिवेशन की ना होने की वजह से ये वर्किंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी नहीं होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है कि वहां पर्टिकुलर एक्टिविटीज को सीक्रेट वे में फॉलो किया जाए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेसी को मेंटेन करना लगभग इम्पॉसिबल है, और ये किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की सक्सेस के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है कि सीक्रेसी को मेंटेन किया जाए। लेकिन यहां आप सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टेब्लिश करना शुरू किया गया है, तब से लेकर आज तक की डेट में मैनी ऑफ द सोसाइटीज वर देयर एंड दे गॉट फेलियर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फेल होने की वजह से पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका है। देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑन द सोसाइटीज ड्यू टू देयर रूटीन फेलियर। बहुत सारी कंट्रीज में इसको एक्सपीरियंस किया गया है। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर काउंट किया जाता है, तो यहां भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हेल्प से वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने में एफर्ट्स किए गए हैं और किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लगातार फेल होने की वजह से जो पब्लिक है उसका कॉन्फिडेंस इनमें नहीं रहा है, या फिर ये कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डाउन तक जा चुका है। The next one is the non-cooperation among members। जब किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टार्टिंग की जाती है और मेंबर्स को उसमें ज्वाइन कराया जाता है, तब वो मेंबर्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट के साथ में उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में वर्किंग को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, यानी कि टाइम आगे बढ़ता है, उसके साथ में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में जो इंडिफरेंसेस हैं वो सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, डिफरेंट टाइप के अफेयर्स होते हैं, इनमें एक दूसरे से उनका मनमुटाव होता है,
बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन पर उनकी एक राय नहीं होती है, सिंगल ओपिनियन नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, उनके बीच में लगातार झगड़े भी होते हैं। कास्टिज्म, पावर पॉलिटिक्स, ये सब कॉन्सेप्ट की वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, और जहां उसको सक्सेस गेन करनी चाहिए थी वहां वो फेलियर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि लगातार उसे प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स की वजह से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको लगातार फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर वन ओपिनियन होना जरूरी है। अगर वन ओपिनियन नहीं है तो आप उस एंटरप्राइज के रिलेशन में सक्सेस के बारे में नहीं सोच सकते। और यहां एक ओपिनियन ना होने की वजह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेलियर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। गवर्नमेंट के जरूरत से ज़्यादा यहां इंटरफेरेंसेस होते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन सोसाइटीज को फॉर्म करना होता है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इनमें दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आपको अपनी सोसाइटी की वर्किंग को आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि कोऑपरेटिव के रेफरेंस में एक प्रॉपर स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो इसको डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की भी मजबूरी है। प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट प्रॉपर्ली डेवलप करना चाहती है, इसी वजह से वो क्या करती है, इनकी वर्किंग में इंटरफेरेंसेस को फॉलो करती है। जब ये एक ऑफिशियल फॉर्म को फॉलो कर लेती है तब क्या करती है, गवर्नमेंट्स इनके अफेयर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है, और इस इंटरफेरेंस के बढ़ने की वजह से इनकी ग्रोथ जो होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट इन सोसाइटीज को अपनी तरफ से असिस्टेंस भी देती है, सब्सिडीज देती है, टैक्स में रिडक्शन भी देती है, इसी वजह से इसका इंटरफेरेंस भी ज़्यादा होता है, और इस इंटरफेरेंस की वजह से इसकी जो ग्रोथ है उस पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच डिफाइन the limitation or disadvantages to the cooperative enterprise and prove that why the growth of cooperative societies is not up to the mark in the present scenario. Okay, thank you.